हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 2 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख झील और ताल। दोस्तों कुछ झील और ताल हम आपको पहले ही जो है कवर करा चुके हैं, इसके अलावा भी कुछ हैं, उनको भी हम एक बार जो है रिवाइज करेंगे। तो बलहापुरा ये कहाँ पे है, कानपुर में है। लक्ष्मी ताल और बरुआ सागर और भसनेह जलाशय ये कहाँ पे है, ये झांसी में है, याद रखेंगे। सागर ताल बदायूं से है। मदन सागर ये कहाँ से है, महोबा से है। ये क्या है, ये भी एक ताल है। और बलहापुरा ये क्या है, ये भी एक ताल है। पंगेली फुलहर या गोमती ताल, गोमती नदी का उद्गम स्थल है ये कहाँ पे है, तो ये पीलीभीत में है। दहर झील और भिजवान झील साई नदी का उद्गम स्थल इसको माना जाता है, भिजवान झील को। तो ये कहाँ पे है, ये हरदोई में है। देवरिया ताल कन्नौज में पड़ता है। भीखा झील इटावा में है। इसके अलावा करेला व इतौजा झील ये कहाँ पे है, ये लखनऊ में है। नवाबगंज झील और कुंद्रा समुद्र ये कहाँ पे है, ये उन्नाव में है। बड़ा ताल गोखुर शाहजहांपुर। पयाग झील बहराइच में है। पार्वती व अर्गा ताल ये कहाँ पे है, ये गोंडा में है। जिरगो व सिरसी जलाशय और टांडा डरती ताल, दरार गर्त भी इसको कहा जाता है, टांडा डरती ताल को, ये कहाँ पे है, ये मिर्ज़ापुर में है। भुगे ताल व विसेथा ताल ये कहाँ पे है, ये रायबरेली में है। लिलौर झील बरेली में है। ठिठुरा झील और मुराय ताल ये कहाँ पे है, ये फतेहपुर में है। और आखिरी है बेती अजगरा व नैया झील ये कहाँ पे है, ये प्रतापगढ़ में है। तो दोस्तों ये और प्रमुख कुछ झील और ताल थे जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में विभिन्न जगहों पर स्थित हैं। तो इन सभी को आपको याद रखना है। इसको हम 2 से 3 दिन रिवाइज करेंगे और ये आपको जो है याद हो जाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किन शहरों में मेट्रो चलाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए और बी दोनों, यानी कि मेरठ, बरेली, झांसी और प्रयागराज में मेट्रो चलाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी किसे घोषित किया गया, याद होगा आपको, हिंडन नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, गाजियाबाद में है ये। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों ये जो PDF ई बुक है इसमें हमने जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के एक शहर का संघाई सहयोग संगठन का प्रतिनिधिमंडल ये जो है वर्ष 2023 में दौरा करेगा, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 40वें स्थान पर। अगला है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने किस राज्य में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश में। अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 1 वीक 1 लैब अभियान की घोषणा की है। तो याद होगा आपको, जितेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है, केंद्र सरकार 2025-26 तक वायु प्रदूषण को कितने प्रतिशत तक कम करने के उद्देश्य से स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शुरू करेगी। तो 40% तक कम करने के उद्देश्य से। अगला है, हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, सी, डॉक्टर राजीव बहल को। अगला क्वेश्चन है, साल 2022 में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा, डी, 29 सितंबर को। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई और मंत्रिमंडल ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत रानीपुर बाघ अभ्यारण्य को अधिसूचित करने की मंजूरी दी है। अब ये जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है ये कब लाया गया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट, 1972 में। दोस्तों हमारे प्रदेश में एक
बाघ अभयारण्य को जो है अधिसूचित किया गया है यहाँ। और ये जो बाघ अभयारण्य है किस नाम से है, तो याद रखेंगे आप, रानीपुर बाघ अभयारण्य को जो है अधिसूचित करने को मंजूरी दी गई है। दोस्तों ये जो मंजूरी दी गई है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दी गई है। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जो आपका यूपी टेट का एग्जाम है उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है ये कब लाया गया था, 1972 में, याद रखेंगे। दोस्तों ये जो अभयारण्य है रानीपुर बाघ अभयारण्य, ये 52,989.863 हेक्टेयर में फैला होगा। ठीक, इसकी ये क्षेत्रफल दिया गया है। इसमें से जो 29,958.863 हेक्टेयर ये बफर क्षेत्र होगा और 23,031 हेक्टेयर मुख्य क्षेत्र इसमें शामिल रहेगा। अब ये जो रानीपुर बाघ अभयारण्य है, जिसको अभी बाघ अभयारण्य के रूप में जो है घोषित किया गया है, तो ये है कहाँ पर, ध्यान रखेंगे आप। तो ये ध्यान रखना, जो रानीपुर बाघ अभयारण्य है ये कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में ये स्थित है। दोस्तों इसे जो ये रानीपुर बाघ अभयारण्य है, इसे पहले जो है राज्य के इसे चित्रकूट जिले में स्थित है, तो इससे पहले इसे जो है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य के रूप में भी अधिसूचित किया गया था। यानी पहले इसे जो है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया और अभी जो है इसे रानीपुर बाघ अभयारण्य के रूप में भी अधिसूचित कर दिया गया है। अब ये जो रानीपुर बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित हो गया है, तो इसके बाद ये भारत सरकार की प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, अगर आपसे पूछा जाता है कि रानीपुर बाघ अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है। ठीक, ध्यान रखेंगे। और इसे जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया गया है। और अगर ये पूछा जाता है कि रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे, तो यही है। इसको जो है पहले वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था और अभी जो है इसको बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गाजियाबाद। दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 जो है इसके परिणामों की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। इसमें से अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद शहर है ये प्रदेश का सबसे साफ सुथरा शहर घोषित किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में जो गाजियाबाद नगर निगम है ये उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर रहा और जो गाजियाबाद शहर है ये प्रदेश का सबसे साफ शहर रहा। गाजियाबाद को देश भर में अगर देखा जाए तो 12वां स्थान मिला है और पिछले साल की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद को प्रदेश में दूसरा मिला था और देश भर में इसको 18वां स्थान मिला था। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि हमारे प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर जो है कौन सा रहा, तो वो रहा गाजियाबाद। और देश भर में इसकी रैंकिंग कितनी है, तो याद रखेंगे आप, देश भर में 12वां स्थान मिला है गाजियाबाद को। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो आप सभी लोग जानते होंगे पिछली बार जो कौन सा रहा था, तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। और ये पिछली बार ही नहीं, जो इंदौर शहर है ये इस बार भी देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा और इस बार ये 6वीं बार, इस बात को ध्यान रखेंगे, 6वीं बार जो है ये देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, मध्य प्रदेश का इंदौर। तो इस बात को याद रखेंगे, इंदौर देश भर में सबसे स्वच्छ शहर। वहीं अगर अपने यूपी की बात करें तो यूपी में जो गाजियाबाद है ये प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर रहा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 5G सेवा को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लखनऊ में। दोस्तों कल यानी कि 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश में 5G लॉन्च किया। दोस्तों 5G जो लॉन्च है वो अभी कुछ शहरों में किया गया है। उनमें से अगर हम यूपी की बात करें तो एक हमारा उत्तर प्रदेश का भी शहर शामिल है, कौन सा, लखनऊ शामिल है। अब दोस्तों ये जो 5G है, जो 5G सेवाएं हैं वो देश भर में 13 शहरों में लॉन्च की गई हैं। उन 13 शहरों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से वो शहर हैं जहाँ पर 5G सेवाएं लॉन्च की गई हैं, तो उन 13 शहरों में दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता, चंडीगढ़, बेंगलुरु, गुरुग्राम, हैदराबाद, यूपी का लखनऊ है, पुणे, गांधीनगर और अहमदाबाद और जामनगर। तो ये 13 शहर हैं जहाँ पर 5G सेवाएं जो है सबसे पहले यूजर्स को मिलेंगी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और दोस्तों किसने 5G सेवाएं जो है आधिकारिक रूप से लॉन्च की हैं, तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है देश में 5G सेवाएं आधिकारिक रूप से लॉन्च की हैं। कहाँ पे, तो दिल्ली के प्रगति मैदान में जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया था उस दिन जो है इसे वो लॉन्च किया गया। तो याद रखेंगे दोस्तों 5G सेवाएं जो है लॉन्च कर दी गई हैं। और दोस्तों जो 5G सेवाएं हैं वो सबसे पहले
किस कंपनी ने की हैं? तो याद रखेंगे रिलायंस की जो है 5G सेवाएं अभी शुरू की गई हैं। दोस्तों जो रिलायंस के जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, तो उनके जो बेटे हैं आकाश आनंद, तो उन्होंने जो है ये घोषणा की है कि जल्द ही पूरे देश में जो है हम कवर करेंगे 5G सेवाओं को, और कहा गया है कि दिसंबर तक जो है पूरे देश में 5G सेवाएं लॉन्च करने की बात उन्होंने कही है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि अभी जो है हमारे प्रदेश में लखनऊ में 5G सेवाएं मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पुल्लमपारा ग्राम पंचायत। दोस्तों पुल्लमपारा अपने निवासियों के बीच पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। इसकी जो आधिकारिक घोषणा है वो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने की है। पुल्लमपारा केरल के तिरुवनंतपुरम जिले का एक गांव है। सीएम के अनुसार सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए जनता के लिए डिजिटल साक्षरता महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत की पहली ग्राम पंचायत जो है डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है पुल्लमपारा। इस बात को याद रखेंगे। और दोस्तों कौन सा राज्य है? तो याद रखेंगे केरल की ये ग्राम पंचायत है जो कि देश की पहली डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत बन गई है, पुल्लमपारा। दोस्तों इसके साथ ही क्वेश्चन आपको याद रखना है, आपको कई बार बताया भी है कि भारत का एकमात्र जिला जहां पर सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय है। यानी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत का वो कौन सा जिला है जहां पर सभी गांव में क्या है, सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय है? तो याद रखेंगे आप, वो झारखंड का जिला है जामताड़ा। आपको कई बार बताया है, जामताड़ा जो जिला है ये जो है देश का एकमात्र जिला है जहाँ पर सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय है। तो याद रखेंगे इसे। और दोस्तों इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि देश का पहला शहद वाला गाँव कौन सा बना था? बताया था आपको। तो देश का जो पहला शहद वाला गाँव बना था वो बना था महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का मांघर गाँव। ठीक, याद रखेंगे मांघर गांव है ये कहाँ का? तो ये जो है मांगर गांव है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का, और ये देश का पहला शहद वाला गांव बना था। तो ये दो क्वेश्चन याद रखेंगे, जामताड़ा और मांगर गांव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन गरुड़ किस संगठन से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सीबीआई से। दोस्तों केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई का फुल फॉर्म, तो इसने जो है अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरण ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। इस वैश्विक अभियान की शुरुआत इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सहयोग से की गई है ताकि हिंद महासागर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए अवैध दवाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी का मुकाबला किया जा सके। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो ऑपरेशन गरुड़ है ये किसने शुरू किया है? तो सीबीआई ने जो है इसको शुरू किया है। किसके सहयोग से? तो इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सहयोग से जो है इस अभियान को शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो अवैध दवाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना जो है इसका उद्देश्य है। तो याद रखेंगे आप, ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई से संबंधित है, इंटरपोल और नारकोटिक्स की सहायता से इसको शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा फिल्म फ्रेंडली स्टेट स्पेशल मेंशन पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उत्तराखंड को। दोस्तों उत्तराखंड को जो है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। इस पुरस्कार को उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद बंशीधर तिवारी जी ने प्राप्त किया है। तो याद रखेंगे कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में जो है किसको पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है उत्तराखंड को। दोस्तों यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि जो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं उसमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है किसको दिया गया है साल 2020 का? तो वो दिया गया है, आपको याद होगा, आशा पारेख। आपको मैंने बताया था कल या परसों के क्वेश्चन में। तो याद रखेंगे आप, आशा पारेख को दिया गया है साल 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और दोस्तों ये 2022 में प्रदान किया गया है, तो इस बात को याद रखेंगे, लेकिन है ये कब का? 2020 का। ठीक, याद रखेंगे आशा पारेख को। अगला क्वेश्चन है, विवाहित और अविवाहित सभी महिलाओं को गर्भपात के अधिकार का फैसला किसने दिया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट ने।
दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब ये फैसला क्या है, तो गर्भपात के मामले में विवाहित हो या अविवाहित, तो इसका जो है भेद मिटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत की सभी महिलाएं, चाहे वो विवाहित हों या अविवाहित, सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की ये हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के में संशोधन किया और उसमें कहा कि विवाहित महिला की तरह ही जो अविवाहित महिलाएं हैं उनको भी गर्भपात कराने का अधिकार है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एमटीपी कानून एवं इससे संबंधित नियमों के बदलाव को लेकर ये फैसला सुनाया है। तो याद रखेंगे ये विशेष जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में सुनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स की 100 नेक्स्ट सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी, आकाश अंबानी को। दोस्तों रिलायंस जियो के जो चेयरमैन है, यहाँ पर ध्यान रखना है, जो रिलायंस की जियो है इसके ये चेयरमैन है आकाश अंबानी। तो इनको जो है टाइम पत्रिका ने टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल किया है। वो इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हैं। ठीक है, इस सूची में केवल ये एक व्यक्ति हैं जो कि भारत की ओर से शामिल है। लेकिन अगर हम भारतीय मूल की बात करें तो एक और नाम है इस सूची में, सोशल मीडिया मंच ओनली फैंस की भारतीय मूल की मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं आम्रपाली गन। ये भारतीय मूल की हैं, तो इनको भी जो है इसमें स्थान दिया गया। लेकिन हमारे देश में अभी प्रेजेंट टाइम में जो है उनकी अगर हम बात करें तो केवल एक ही व्यक्ति हैं, आकाश अंबानी। दोस्तों ये जो आम्रपाली गन है इनको लीडर्स कैटेगरी में चुना गया है। दुनिया के उभरते सितारे आकाश अंबानी के बारे में टाइम मैगजीन की राय है कि मात्र 22 वर्ष की उम्र में ही जो आकाश अंबानी है इन्हें जियो के बोर्ड में जगह मिल गई थी और इसी वर्ष जून के महीने में इन्हें जो है भारत की सबसे बड़ी जो दूरसंचार कंपनी है जियो उसकी कमान सौंपी गई है। यानी जो दूरसंचार कंपनी है जियो, जो सिम है, जो कंपनी है उसके ये क्या है, चेयरमैन है आकाश अंबानी। तो इन्हें जो है टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल किया गया है। तो इस बात को याद रखेंगे और ये एकमात्र भारतीय हैं जो कि इस सूची में शामिल किए गए हैं। दोस्तों टाइम मैगजीन की अगर हम बात करें कि ये जो पत्रिका है ये किस तरह की पत्रिका है, तो दोस्तों जो टाइम मैगजीन है ये हर साल टाइम 100 नेक्स्ट की लिस्ट प्रकाशित करता है। इसमें देश दुनिया के उद्योग जगत की 100 उभरते सितारों को जो है शामिल किया जाता है और उन्हीं 100 जो उद्योग जगत के 100 सितारे उभरते हुए हैं, 100 व्यक्ति जो उभरते हुए हैं, उन्हीं में शामिल किया गया है आकाश अंबानी को। तो याद रखेंगे आप, दुनिया भर से इसमें जो है शामिल किए जाते हैं 100 व्यक्ति। तो हमारे भारत से इस साल किसको शामिल किया गया, आकाश अंबानी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रून की अंडर 40 रिच लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, निखिल कामत। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये है निखिल कामत। दोस्तों दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जीरोधा के को फाउंडर हैं निखिल कामत। इनको जो है अमीरों की एक सूची में जगह दी गई है और ये पहले नंबर पर रहे हैं। इस सूची में 40 साल से कम उम्र के ऐसे लोगों को रखा गया जो पहली पीढ़ी के अमीर हैं। उनकी संपत्ति 17,500 करोड़ रुपए आंकी गई है। किसकी? निखिल कामत की। दोस्तों IIFL वेल्थ रून इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 के अनुसार जो निखिल कामत हैं इनके बाद जो है दूसरे नंबर पर कौन रहा? तो याद रखेंगे आप, दूसरे नंबर पर रहे हैं कौन? तो 11,700 करोड़ की संपत्ति के साथ जो ओला के को फाउंडर हैं भाविश अग्रवाल, ये दूसरे नंबर पर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कि तीसरे स्थान पर कौन रहा, तो मीडिया.नेट के दिव्यांक तुर्किया, ये जो है इसमें तीसरे स्थान पर रहे हैं 11,200 करोड़ की संपत्ति के साथ। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि अभी हाल ही में जो रून की अंडर 40 रिच लिस्ट 2022 जारी की गई है, यानी 40 साल से कम उम्र के सबसे अमीर व्यक्तियों की जो सूची जारी की गई है 2022 की, तो उसमें पहले स्थान पर कौन रहा? तो ये रहे हैं निखिल कामत और इनकी जो संपत्ति है वो 17,500 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस अवसर पर अपने वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान करने एवं उनके संबंध में चिंतन करना आवश्यक होता है। विश्व में वृद्धों और प्रौढ़ों के साथ होने वाले जो अन्याय हैं, उपेक्षा, दुर्व्यवहार, तो इस पर लगाम लगाने के उद्देश्य से इस दिन को जो है चिन्हित किया गया था। इस वर्ष की अगर हम थीम की बात करें तो थीम क्या रही?
तो बदलती दुनिया में वृद्धजनों का अनुरूपण, ये जो है साल 2022 की थीम रही। किस दिवस की? तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की। दोस्तों इस दिवस को शुरू कब किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 अक्टूबर 1990 में जो है इस दिवस की घोषणा की थी। और सबसे पहली बार ये कब मनाया गया था? तो 1991 में 1 अक्टूबर को ये मनाया गया था पहली बार। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और उद्देश्य क्या होता है? तो जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके साथ होने वाली अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार पर जो है रोक लगाई जा सके, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके, इसी के उद्देश्य के चलते इसको मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे 2 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, आर वेंकटरमणी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित होगा? यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।